नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी के एक लिखित रूप से माफी मांगी है और बनर्जी ने कल सदन में भी माफी मांगी थी। बिरला ने कहा कि आज सदन की कार्रवाई आरंभ होने पर कल के प्रकरण को उल्लेख किया और कहा कि ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में कल जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी सदस्य को महिलाओं पर केंद्रित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये यहाँ सहमति, असहमति और सकारात्मक रूप से व्यंग्य होते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो सदन की गरिमा के अनुकूल ना हो। सदन में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से संबंध होने का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे और उनके आरोपों पर विपक्षी पार्टी के सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे ने सोरोस मुद्दे पर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपने सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी से उनके 10 सवाल हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि कश्मीर को अलग देश मानने वाले एक संगठन से राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के क्या संबंध है जिसे जॉर्ज सोरोस वित्त पोषित करता है। उन्होंने पूछा कि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष का क्या रिश्ता है। उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस के प्रमुख ने 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसकी संस्था ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को सोरोस वित्त पोषित करता है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्च यही संस्था उठाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस के प्रमुख खालिस्तानियों से मिलते हैं और कश्मीर तोड़ने की बात करने वालों से मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोरोस ने विभिन्न फंड बनाए और स्टार्टअप के नाम पर कांग्रेस के 300 लोगों को पैसा दिया है। इस दौरान कांग्रेस के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य एस ज्योतिमणि ने दिल्ली के पास शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को दबाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने एक उद्योगपति का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उन्हें बचाया जाता है, लेकिन किसानों का संरक्षण नहीं किया जाता। इस पर सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं जो सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने उद्योगपति के नाम को कार्रवाई से हटाने का निर्देश दिया, जिस पर कांग्रेस के सदस्य विरोध दर्ज करने लगे। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदस्य ज्योतिमणि द्वारा उनके बयान लिए गए एक नाम को कार्रवाई से हटाने का निर्देश आसन से दिया गया है, लेकिन कल शून्यकाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर वही आरोप लगाए जो उनकी पार्टी पिछले कुछ दिनों से दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि शून्यकाल सदस्यों का समय होता है, लेकिन एक मंत्री उसमें आरोप लगा रहे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि ज्योतिमणि ने जो कहा है वो कार्रवाई से हटा दिया। क्या ये केवल विपक्ष पर लागू है? उन्होंने पीठासीन सभापति से कहा कि जब केंद्रीय मंत्री शून्यकाल में बोलते हैं तो उनकी बात कार्रवाई से नहीं हटाई गई। इसके बाद कांग्रेस सांसद आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। दोपहर 1 बजे सदन की बैठक फिर से शुरू होने पर कांग्रेस सांसद पहले की तरह सदन में नारेबाजी और हंगामा करने लगे। पीठासीन सभापति संध्या राय ने सदन में हंगामा न थमते देख बैठक को महज कुछ ही पलों के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। मिजोरम से जोरम पीपल्स मूवमेंट के रिचर्ड वनलाल मंगहाई ने शून्यकाल में कहा कि मणिपुर में पिछले करीब 1.5 साल से सामुदायिक हिंसा जारी है, लेकिन राज्य में अधिक संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों को भेजना इसका उचित समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा से बड़ी संख्या में लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए हैं और केंद्र सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए बड़ी धनराशि दी है, जिसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44,143 करोड़ रुपए अतिरिक्त शुद्ध नकदी व्यय के लिए आज संसद की मंजूरी मांगी, जो कृषि, उर्वरक और रक्षा मंत्रालय के अधिक खर्च पर मुख्य रूप से आधारित है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को लोकसभा में पेश किया। सदन में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के
राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए धन नहीं रहता और इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए एक स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वर्मा ने स्थानीय स्तर पर आपदा निगरानी तंत्र स्थापित करने की जरूरत बताई, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल हो। द्रमुक सांसद एम कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे सदन में लाने से पहले राज्यों से विचार विमर्श और परामर्श नहीं किया गया। कनिमोई ने तमिलनाडु में बाढ़ और केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे निपटने और पुनर्वास आदि सहायता कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को पर्याप्त राशि नहीं दी। तेलुगु देशम पार्टी के केसीनेनी शिवनाथ ने इसे समय पर लाया गया विधेयक बताते हुए कहा कि देश में बढ़ती आपदाओं के बीच ये जरूरी कदम है। जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक कमजोर वर्ग और महिलाएं तथा बच्चे प्रभावित होते हैं और इन्हें ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जानी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई ने कहा कि आपदा प्रबंधन में अधिक से अधिक निकाय बनाने से निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजेश वर्मा ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से आपदाओं के स्थायी समाधान की दिशा में काम होगा, ऐसा विश्वास है। कांग्रेस के सप्तगिरी शंकर उलाका ने दावा किया कि राज्य आपदा राहत कोष जब भी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पैसे मांगता है तो केंद्र स्तर का ये निकाय पर्याप्त धन नहीं आवंटित करता। भाजपा के गणेश सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से राज्यों को और अधिकार दे रहा है और मजबूत भी कर रहा है। वाईएसआर कांग्रेस की गुम्मा तनुजा रानी ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने समय समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने की केंद्र को सलाह भी दी। और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ने कहा है कि कोविड महामारी ने हमें आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां करने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य में आई आपदाओं से निपटने के लिए 21 दिन के भीतर मदद करती है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ऐसी वास्तविकता है जो हर देशवासी को प्रभावित करने वाली है और इसका एकजुट हल करना अनिवार्य है। उन्होंने मौजूदा विधेयक के कानून में परिवर्तित होने के बाद धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक में लू के कारण होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज किया गया। समाजवादी पार्टी के छोटे लाल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निष्क्रिय करार देते हुए कहा कि इस प्राधिकरण में नौकरशाही का बोलबाला है। उन्होंने आपदा मित्रों और आपदा सखियों के न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये किए जाने, उन्हें मोबाइल उपलब्ध कराने और उनकी बीमा राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की सौगत रॉय ने इस विधेयक को लाने में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव को काटे जाने का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा और कहा कि नारेबाजी करना और व्यक्तिगत टिप्पणी करना भी एक आपदा है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा, संसद में रोजाना मैनमेड आपदा होती है। कुछ सांसद जैसे ही लोकसभा में कार्रवाई शुरू होती है नारेबाजी करते हैं, आसन के निकट पहुंच जाते हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। क्या ये आपदा नहीं है? और ये तो बात रही लोकसभा की, और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले 3 दिन से चले आ रहे गतिरोध का आज चौथे दिन भी समाधान नहीं हो सका और दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने इस गतिरोध के कारण इस सप्ताह एक दिन भी कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिए जाने और सत्ता पक्ष में अमेरिका के विवादास्पद निवेशक जॉर्ज सोरोस तथा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंधों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ है। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद कहा कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 6 नोटिस मिले हैं। इनमें से 5 के बारे में वो पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, जबकि 6ठा नोटिस कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने दिया है और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आचरण के संबंध में है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के अंतर्गत न्यायालय और न्यायाधीशों पर चर्चा नहीं की जा सकती। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने इसके जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन श्री धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर कांग्रेस के अन्य सदस्य भी शोर शराबा करने लगे। इस बीच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सभापति के निर्णय और निर्देशों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उनके निर्देशों की अवहेलना करना सदन और सभापति का अपमान है। इसके बाद सदन में शोरगुल होने लगा। हंगामे के बीच सदन के नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में सभापति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी आलोचना की है। ये लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के विरुद्ध है और गलत परंपरा की शुरुआत है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सभापति को चीयर लीडर कहा जा रहा है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंधों से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है। खड़गे ने इसके जवाब में कहा कि सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दे उठाकर वास्तविक मुद्दे को दबाना चाहता है। इसके बाद दोनों पक्षों के सदस्य जोर जोर से बोलने लगे। सदन में अव्यवस्था की स्थिति बनते देख सभापति ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई पुनः शुरू हुई तो सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी, लेकिन ब्रायन ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ कहना चाहा तो सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। जनता दल एस के एच.डी. देवगौड़ा ने विपक्ष द्वारा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की कड़ी निंदा की। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी। खड़गे ने कहा कि नियम 268(2) के तहत कोई भी सदस्य सदन के दूसरे सदस्य के बारे में कुछ कहने से पहले सभापति को इसकी सूचना देता है। इस पर सभापति ने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न पूछने के लिए कहा, लेकिन खड़गे द्वारा इसी बात को दोहराने पर धनखड़ ने कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस बीच सदन में शोर शराबा बढ़ने के बाद उन्होंने कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश के 6,44,131 गांवों में से लगभग 6,22,840 गांवों में मोबाइल कवरेज है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि 5G तकनीक को पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार ने अगस्त 2022 में नीलामी के जरिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाएं शुरू की गई। डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल विकसित किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा संदिग्ध धोखाधड़ी और अनचाही टेलीफोन कॉल की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा उपलब्ध है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार अंतरिक्ष विजन 2047 में उल्लेखित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और इसी के साथ संसद समाचार में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।